सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है ऐकिक विधि। उसके बाद क्लास 7 में हम लोग समझेंगे प्रतिशतता, भिन्न और दशमलव को। और क्लास 8 में पढ़ाई करेंगे समलंब का क्षेत्रफल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि गांधी जी मुजफ्फरपुर में 4 दिन रुके और वहाँ कृपलानी जी गांधी जी के साथ रहे। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतीहारी पहुँचे और वहाँ से जसौली पट्टी के लिए निकले। रास्ता तय करते हुए वे धरणीधर बाबू एवं रामनवमी प्रसाद के साथ चंद्र रहिया पहुँचे और वहाँ उन्हें पुलिस का दारोगा मिला। दारोगा ने गांधी जी को कहा, आपको मोतीहारी लौटने का आदेश कलेक्टर ने भेजा है। गांधी जी ने धरणीधर बाबू एवं रामनवमी प्रसाद से कहा, आप लोग जसौली पट्टी चली जाइए और वहाँ की घटना की पूरी जानकारी लेकर आइए। मैं मोतीहारी वापस जा रहा हूँ। गांधी जी दारोगा के साथ मोतीहारी वापस चले गए। गांधी जी को नोटिस दिया गया और नोटिस में लिखा था, आपके चंपारण आने से शांति भंग होने का डर है, इसीलिए 144 धारा के तहत आप तुरंत मोतीहारी छोड़ दें। और गांधी जी ने इसके जवाब में लिखा,
मुझे खेद है कि मेरी स्थिति को बिल्कुल गलत समझा गया है। मैं लोगों की दुख तकलीफ जानने आया हूँ, इसलिए मैं चंपारण से नहीं जाऊंगा। चाहे जो भी दंड हो उसे सहने के लिए मैं तैयार हूँ। गांधी जी पर 144 धारा लगाने की नोटिस मिस्टर हिकॉक जिला मजिस्ट्रेट ने उसी दिन भेज दी और उधर गांधी जी ने H.S. पोलक, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और राजेंद्र प्रसाद को इस मामले की सूचना दी। C.F. एंड्रूज को मोतिहारी आने के लिए तार दिया गया। 16 अप्रैल 1917 को मिस्टर मोशेड ने एक लंबी रिपोर्ट बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी के पास भेजी, जिसमें गांधी जी से हुई बातों का सारांश था। और फिर 17 अप्रैल 1917 को देहातों से इजहार लिखे जाने की तारीख मुकर्रर की जा चुकी थी, इसलिए बहुत से रैयत आए और गांधी जी के सामने इजहार लिखवाने लगे। गांधी जी जान गए कि आज्ञा उल्लंघन करने हेतु अवश्य जेल जाना होगा। मजिस्ट्रेट ने लिखा कि 144 धारा के अनुसार आप पर अभियोग लगाया जाएगा, इसलिए आपको 18 अप्रैल 1917 को 12:30 बजे डिविजनल अफसर की कचहरी में उपस्थित होना है। 18 अप्रैल को गांधी जी कचहरी गए। हजारों लोगों की भीड़ थी। लोगों के अंदर घुसने के प्रयास में कोर्ट की खिड़कियों के शीशे टूट गए। अंग्रेज अधिकारी चिंतित हो गए और वहां तैनात अफसर ने गांधी जी से कहा कि कृपया आप लोगों को शांत कराइए। गांधी जी ने उपस्थित लोगों से बोला, आपकी सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ, कृपया शांति बनाए रखें। और गांधी जी के इतना कहते ही पूरी जगह शांति छा गई। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि कोर्ट में गांधी जी ने मुकदमा किस तरह लड़ा। आज हम सीखेंगे एक एक विधि। दैनिक जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती है जब हमें कुछ वस्तुओं का मान ज्ञात होता है और इसके उपयोग से हम जितनी चाहिए उतनी वस्तुओं का मान प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थितियों में हम एक एक विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 दर्जन केलों का मूल्य पता होने पर हम आधा दर्जन यानी 6 केलों का या 1 से अधिक दर्जन केलों का मान प्राप्त करते हैं। ऐसी विधि जिसमें पहले हम इकाई का मान प्राप्त करते हैं, फिर इसके उपयोग से जितनी चाहिए उतनी इकाइयों का मान प्राप्त करते हैं, कहलाती है एक एक विधि यानी यूनिटरी मेथड। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। राजू ने अपने घर के चारों ओर तार से 3 पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाई। इसके लिए उसे कुल 9,072 रुपए का खर्चा आया। जरा सोचिए, अगर उसे 5 पूर्ण चक्कर वाली बाड़ बनानी हो तो उसे कितना खर्चा आएगा? यह किस प्रकार पता किया जा सकता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पता करने का सबसे आसान तरीका होगा कि पहले हम 1 पूर्ण चक्कर के लिए कितना खर्चा आता है यह पता करें और फिर इसके उपयोग से 5 पूर्ण चक्कर वाली बाड़ के लिए कितना खर्चा आएगा यह पता करें। सोचिए, 1 पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, यह कैसे पता किया जा सकता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। 3 पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाने पर कुल व्यय बराबर 9,072 रुपए है। इस तरह से 1 पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाने पर कुल व्यय बराबर 9,072 रुपए विभाजित 3 बराबर 3,024 रुपए। इस तरह से 5 पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाने पर कुल व्यय बराबर 5 गुना 3,024 रुपए बराबर 15,120 रुपए। यहाँ हमने एक एक विधि के प्रयोग से 5 पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाने के लिए कुल व्यय ज्ञात किया है। ध्यान रहे, अगर हमें 1 से ज्यादा वस्तुओं का मूल्य दिया होगा तब हम उस मूल्य को वस्तुओं की संख्या से विभाजित कर एक वस्तु का मूल्य प्राप्त करते हैं। फिर वस्तुओं की संख्या और एक वस्तु के मूल्य के गुणन से जितनी चाहिए उतनी वस्तुओं का मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। आइए इसे कुछ और उदाहरणों से समझें। जब आप किसी दुकान में जाते हो तो दुकानदार आपको एक वस्तु का मूल्य बताता है। इसके आधार पर आपको जितनी वस्तुएं खरीदनी है इनका मान पता करते हैं। यहाँ आप एक एक विधि का प्रयोग करते हैं।
सब्जी खरीदने जाने पर सब्जी बेचने वाला आपको 1 किलो का दाम बताता है। इसके आधार पर आप 250 ग्राम, आधा किलो, 1.5 किलो, 2 किलो या आपको जितनी सब्जी खरीदनी है उसका दाम पता करते हैं। यहाँ भी आप एक एक विधि का प्रयोग करते हैं। इसी तरह निम्न स्थितियों के लिए भी आप एक एक विधि का प्रयोग करते हैं। गाड़ी चालक पता करते हैं कि उनकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितने दूर जाती है। इस आधार पर वे पता करते हैं कि वांछित दूरी तय करने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा। कंपनी एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाती है, इस आधार पर महीने या साल में कितनी वस्तुएं बनाती है यह पता लगाया जा सकता है। प्रयास कीजिए, ऐसी 5 स्थितियों को याद कीजिए जहां आपने एक एक विधि का प्रयोग किया होगा। तो आज हमने सीखी एक एक विधि। आज हम देखेंगे एक एक विधि के उदाहरण। नृत्य प्रतियोगिता के लिए राहुल के समूह को 6 एक जैसी कमीज चाहिए थी। उसने 245 रुपए प्रति कमीज के दर से 6 कमीज लाई। ज्ञात कीजिए उसने 6 कमीज के लिए कुल कितने रुपए चुकाए होंगे। यहाँ हमें पता करना है कि 6 कमीज खरीदने पर राहुल को कितना मूल्य चुकाना होगा। इसके लिए हमें एक कमीज का मूल्य दिया गया है जो है 245 रुपए। 6 कमीज का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम कमीजों की संख्या यानी 6 को एक कमीज के मूल्य यानी 245 रुपए से गुणा करना होगा। इसलिए 6 कमीज का मूल्य बराबर 245 रुपए गुणा 6 बराबर 1470 रुपए। अगला उदाहरण, यदि 4 दर्जन आम का मूल्य 120 रुपए है तो 20 आम का मूल्य क्या होगा। उदाहरण से पता चलता है कि 4 दर्जन आम का मूल्य 120 रुपए है। चूंकि 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं, इसलिए 1 दर्जन आम का अर्थ होगा 12 आम। इस तरह से 4 दर्जन आम बराबर 12 गुणा 4 आम यानी कि 48 आम। तो हम कह सकते हैं कि 48 आम का मूल्य 120 रुपए है। तो बताइए एक आम का मूल्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, एक आम का मूल्य प्राप्त करने के लिए हमें 120 रुपयों को 48 से विभाजित करना होगा। एक आम का मूल्य बराबर 120 रुपए बटे 48। चूंकि हमें 20 आम का मूल्य प्राप्त करना है, इसलिए हम 20 को एक आम के मूल्य से गुणा करेंगे, यानी कि 20 आम का मूल्य बराबर 20 गुणा 120 बटे 48। इसे हल करने पर हमें 20 आम का मूल्य प्राप्त होगा 50 रुपए। इस प्रकार एक एक विधि के सही इस्तेमाल से हम ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला उदाहरण, किसी गाड़ी को 180 किलोमीटर दूर जाने के लिए 4 और 1/2 लीटर पेट्रोल लगता है। ज्ञात कीजिए ए, गाड़ी द्वारा 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना पेट्रोल आवश्यक है। बी, 10 लीटर पेट्रोल में यह गाड़ी कितनी दूरी तय कर पाएगी। चलिए पहले पता करते हैं कि 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए गाड़ी को कितना पेट्रोल आवश्यक है। यहाँ 180 किलोमीटर जाने के लिए आवश्यक पेट्रोल बराबर 4 और 1/2 लीटर है। यहाँ हम मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन 4 और 1/2 को विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 9/2 में परिवर्तित करेंगे। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि 180 किलोमीटर जाने के लिए आवश्यक पेट्रोल बराबर 9/2 लीटर। अतः 1 किलोमीटर जाने के लिए आवश्यक पेट्रोल बराबर 9/2 विभाजित 180 लीटर, या इसे ही हम 9/2 विभाजित 180/1 लीटर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। भिन्नों का विभाजन करने के लिए हम पहली संख्या वैसे के वैसे रखते हैं, फिर दूसरी संख्या 180 के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 1/180 से पहली संख्या को गुणा करते हैं। इसलिए 1 किलोमीटर जाने के लिए आवश्यक पेट्रोल बराबर 9/2 गुणा 1/180 लीटर बराबर 1/40 लीटर। इस तरह से 800 किलोमीटर जाने के लिए आवश्यक पेट्रोल बराबर 1/40 गुणा 800 लीटर बराबर 800/40 लीटर बराबर 20 लीटर, यानी कि गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल होना आवश्यक है।
अब चलिए पता करते हैं 10 लीटर पेट्रोल में यह गाड़ी कितनी दूरी तय कर पाएगी। जैसा कि हमने देखा 1/40 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 1 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी। अगर हम दोनों पक्षों को 40 से गुणा करें तो हमें पता चलेगा कि गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी। इस तरह से 10 लीटर पेट्रोल में गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी होगी 10 गुणा 40 किलोमीटर यानी कि 400 किलोमीटर। तो आज हमने देखे एकिक विधि के उदाहरण। आज हम देखेंगे एकिक विधि से संबंधित मिथ्या धारणा और एक मजेदार सवाल। मिथ्या धारणा, एक कार 2 घंटे में 50 किलोमीटर दूर जाती है। पता कीजिए वह 6 मिनट में कितने किलोमीटर दूर जा पाएगी। कई बार बच्चे इकाइयों पर ध्यान नहीं रखते, वे सिर्फ संख्याओं को लेकर इन पर गणितीय संक्रियाएं करते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं। जैसे वे 50 को 2 से विभाजित करते हैं और परिणाम 25 प्राप्त करते हैं। फिर वे देखते हैं कि अगली संख्या 6 है, इसलिए 25 को 6 से गुणा कर दिए सवाल का जवाब प्राप्त करते हैं 150। इस तरह से वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि एक गलत जवाब है। किसी भी सवाल को हल करते समय राशियों की इकाइयों पर ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ 2 घंटे में कार द्वारा तय की जाने वाली दूरी बराबर 50 किलोमीटर, इसलिए 1 घंटे में कार द्वारा तय की जाने वाली दूरी बराबर 50 विभाजित 2 किलोमीटर बराबर 25 किलोमीटर। चूँकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, इसलिए 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे। इस तरह से 6 मिनट बराबर 1/60 गुणा 6 घंटे बराबर 1/10 घंटे। 6 मिनट में कार द्वारा तय की जाने वाली दूरी बराबर 1/10 गुणा 25 किलोमीटर बराबर 25/10 किलोमीटर, जो कि 2.5 किलोमीटर है। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2। अब चलिए एक मजेदार सवाल को हल करें। एक मजदूर मार्च के महीने में 13 दिन छुट्टी लेता है, जिस कारण महीने के अंत में उसे 5,670 रुपए तनख्वाह प्राप्त होती है। अगर वह अप्रैल के महीने में एक भी दिन छुट्टी न ले तो उसे कितनी तनख्वाह प्राप्त होगी? ये बड़ा ही मजेदार सवाल है। चलिए इसे हल करें। उदाहरण में यह दिया गया है कि मार्च के महीने में मजदूर 13 दिन छुट्टी लेता है, जिसके वजह से उसे 5,670 रुपए तनख्वाह प्राप्त होती है। क्या आप बता सकते हैं यहाँ हम मजदूर की प्रत्येक दिन की तनख्वाह कैसे प्राप्त करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ 5,670 रुपए को 13 से विभाजित करना गलत होगा, क्योंकि तनख्वाह उतने दिनों की दी जाएगी जितने दिन मजदूर काम करेगा। 13 दिनों की छुट्टियां हैं, इसलिए इन दिनों के लिए तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तो फिर क्या आप बता सकते हैं कितने दिनों के लिए तनख्वाह दी जाएगी? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। मार्च महीने में कुल 31 दिन होते हैं, जिसमें से मजदूर ने 13 दिन काम नहीं किया है, इसलिए महीने के अंत में मजदूर को 31 ऋण 13 बराबर 18 दिनों की तनख्वाह मिलेगी। चूँकि 18 दिनों की तनख्वाह बराबर 5,670 रुपए है, इसलिए एक दिन की तनख्वाह होगी 5,670 रुपए विभाजित 18 बराबर 315 रुपए। अब चूंकि हमें मजदूर की प्रतिदिन की तनख्वाह पता है, इसलिए हम अप्रैल महीने की तनख्वाह प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि अप्रैल महीने में कुल 30 दिन होते हैं, इसलिए अप्रैल महीने की तनख्वाह होगी 30 गुना 315 रुपए बराबर 9,450 रुपए। यानी कि अगर मजदूर अप्रैल के महीने में एक भी दिन छुट्टी न ले तो उसे 9,450 रुपए तनख्वाह प्राप्त होगी। तो आज हमने देखी एकिक विधि से संबंधित मिथ्या धारणा और एक मजेदार सवाल। आज हम सीखेंगे प्रतिशतता, भिन्न और दशमलव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। कई बार हमें प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में और भिन्न या दशमलव को प्रतिशत में व्यक्त करना आवश्यक हो जाता है। तो आइए इन परिवर्तनों को समझें। मान लीजिए दिनेश, रमेश और राहुल ने
साथ मिलकर कुछ फूल इकट्ठा किए। अगर फूलों की कुल संख्या का 2/5 भाग दिनेश ने, 7/20 भाग रमेश ने और 1/4 भाग राहुल ने इकट्ठा किया, क्या आप बता सकते हैं किसने सबसे ज्यादा फूल इकट्ठा किए होंगे? क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे पता कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। सही सोचा। यहाँ हमें 2/5, 7/20 और 1/4 की तुलना करनी होगी। वैसे तो हम भिन्नों की तुलना कर जवाब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम प्रतिशत यानी परसेंटेज की समझ का प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत की अवधारणा को समझा। क्या आप बता सकते हैं प्रतिशत का क्या अर्थ है? सोचिए सोचिए। सही सोचा। प्रतिशत ऐसे भिन्न का अंश होता है जिसका हर 100 है। प्रतिशत व्यक्त करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ है 1/100। अब चलिए 2/5, 7/20 और 1/4 का प्रतिशत प्राप्त करें। अगर हमें किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना होगा तो सबसे पहले हमें इसकी तुल्य भिन्न पता करनी होगी जिसका हर 100 हो। इस तरह क्या आप बता सकते हैं अगर हमें 2/5 को प्रतिशत में व्यक्त करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए हम उसे 100/100 यानी कि 100% से गुना करते हैं। यानी कि दिनेश द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों का प्रतिशत बराबर 2/5 गुना 100/100 बराबर 2/5 गुना 100% बराबर 40%। इस तरह हम कह सकते हैं कि रमेश द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों का प्रतिशत बराबर 7/20 गुना 100% बराबर 35%। राहुल द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों का प्रतिशत बराबर 1/4 गुना 100% बराबर 25%। प्रतिशत की तुलना करने पर हम यह कह सकते हैं कि कुल फूलों में सबसे ज्यादा फूल यानी 40% फूल दिनेश ने इकट्ठा किए हैं। अब तक हमने सीखा भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन। कई बार हमें प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक केक का 25% भाग विपुल ने खाया, तो उसने केक का कितना भाग खाया होगा? पता करने के लिए यहाँ हमें 25% को भिन्न में परिवर्तित करना होगा। अब तक हमने भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना सीखा है। क्या आप बता सकते हैं अगर एक पूर्ण में से पूरा का पूरा भाग लिया जाए तो इसे हम प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। एक पूर्ण का पूरा भाग होगा 100%। अगर हम आधे भाग की बात करें तो यह होगा 100% का आधा यानी 50%। इस तरह अगर हम आधे भाग का आधा यानी 1/4 भाग की बात करें तो यह होगा 50% का आधा यानी 25%। यानी कि 25% बराबर 1/4 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विपुल ने केक का 1/4 यानी 1/4 भाग खाया है। गणित में प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए हम प्रतिशत चिन्ह के स्थान पर 1/100 लिखते हैं और फिर प्राप्त भिन्न को सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ विपुल द्वारा खाए गए केक का भाग बराबर 25% बराबर 25 गुना 1/100 बराबर 25/100 बराबर 1/4 है। इस तरह केक का बचा हुआ भाग 100% ऋण 25% बराबर 75% बराबर 75/100 बराबर 3/4 है। इस तरह से प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए पहले हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं और फिर इसे भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। अब आइए सीखें दशमलव का प्रतिशत और प्रतिशत का दशमलव में रूपांतरण। मान लीजिए हमें 0.546 को प्रतिशत में व्यक्त करना है। जिस प्रकार हमने भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए 100% से गुणा किया था, उसी प्रकार हम दशमलव संख्याओं यानी डेसिमल नंबर्स को भी प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100% से गुणा करते हैं। जैसे 0.546 बराबर 0.546 गुना 100% बराबर 54.6%। इसी तरह हम 1.75 को 1.75 गुना 100% बराबर 175% इस प्रकार लिख सकते हैं।
दोनों स्थितियों में आप देख सकते हैं कि प्रतिशत में दशमलव संख्या के अंक ही है, लेकिन दशमलव बिंदु 2 स्थान से दाईं ओर सरक गया है। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी दशमलव संख्या का प्रतिशत प्राप्त करने के लिए दशमलव बिंदु को 2 स्थान दाईं ओर सरकाया जाता है। इस समझ के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि अगर हमें प्रतिशत को दशमलव में परिवर्तित करना हो तो इसके लिए क्या विधि होगी? सोचिए। बिल्कुल सही। अगर हमें प्रतिशत को दशमलव में परिवर्तित करना हो तो हम प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिखते हैं, यानी कि प्रतिशत का 100 से विभाजन करते हैं। जैसे 75% बराबर 75/100, यानी कि 100 में से 75 बराबर 0.75, या इसी को व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत को दशमलव में परिवर्तित करने के लिए दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाईं ओर सरकाया जाता है। इस प्रकार आज हमने सीखा, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उस भिन्न को 100% से गुणा किया जाता है। दशमलव को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए दशमलव बिंदु को 2 स्थान दाईं ओर सरकाया जाता है, और इसके विपरीत प्रतिशत को दशमलव में व्यक्त करने के लिए दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाईं ओर सरकाया जाता है। आज हम सीखेंगे प्रतिशत से संख्या और अनुपात से प्रतिशत ज्ञात करना। मान लीजिए एक कक्षा में कुल 52 छात्र हैं, जिनमें से 75% छात्र पिकनिक जाने के लिए तैयार हैं। तो बताइए कितने छात्र पिकनिक जाने के लिए तैयार हैं? पिकनिक जाने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कुल छात्रों की संख्या 52 का 75% प्राप्त करना होगा, यानी कि 75% गुना 52 का गुणनफल ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम 75% को भिन्न में व्यक्त करेंगे, यानी कि 75/100। अगर हम 75/100 को सरल करते हैं तो हमें भिन्न 3/4 प्राप्त होगी। अब हम 3/4 को 52 से गुणा करेंगे। यहाँ हम पहले 52 को 4 से विभाजित कर सकते हैं, जिसका परिणाम होगा 13। फिर हम 13 को 3 से गुणा करेंगे तो पिकनिक जाने के लिए तैयार छात्रों की संख्या ज्ञात होगी 39। मान लीजिए एक फूलदान में कुछ सफेद रंग के फूल है और कुछ पीले रंग के फूल है। इस फूलदान में सफेद फूलों की संख्या का पीले फूलों की संख्या से अनुपात यानी रेशियो 3:7 है। जरा सोचिए, क्या हम अनुपात के आधार पर सफेद या पीले फूलों का प्रतिशत ज्ञात कर पाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अनुपात से कभी भी हमें वस्तुओं के वास्तविक संख्या की जानकारी नहीं प्राप्त होती, लेकिन हम प्रत्येक वस्तु की संख्या का कुल संख्या से भाग पता कर सकते हैं। जैसे यह कुल फूलों के 3 भाग सफेद फूल है और 7 भाग पीले फूल है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह 3-7 बराबर 10 भाग है, जिसमें से 3 भाग सफेद फूल है। इसलिए सफेद फूलों का भाग होगा 3/10। इसी प्रकार पीले फूलों का भाग होगा 7/10। अब हम इन दोनों को प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। 3/10 गुणा 100% बराबर 30% और 7/10 गुणा 100% बराबर 70%। इस तरह से अनुपात से प्रतिशत प्राप्त करने के लिए पहले अनुपात में दर्शाई गई संख्याओं को जोड़कर कुल भागों की संख्या ज्ञात करें, फिर कुल भागों में वस्तुओं का भाग भिन्न के रूप में व्यक्त करें और फिर प्राप्त भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित करें। आज हमने सीखा प्रतिशत से संख्या और अनुपात से प्रतिशत ज्ञात करना। आज हम देखेंगे प्रतिशतता, भिन्न और दशमलव से संबंधित उदाहरण। मोहित के पास लाल, हरे और नीले कंचे 5:6:7 के अनुपात में है। पता कीजिए उसके पास कितने प्रतिशत हरे कंचे हैं। मोहित के पास लाल, हरे और नीले कंचे 5:6:7 के अनुपात में है। इससे यह पता चलता है कि कुल सभी बराबर भागों में से 5 भाग लाल कंचे हैं, 6 भाग हरे कंचे हैं और 7 भाग नीले कंचे हैं। यह हम कह सकते हैं कि कुल कंचों के 5-6-7 भाग है, यानी कि 18 बराबर भाग है। इनमें से हरे कंचों के 6 भाग है, अतः कुल कंचों में हरे कंचों का भाग है 6/18।
जिसे सरल रूप में 1/3 लिख सकते हैं। प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हमें 1/3 को 100% से गुणा करना होगा। 1/3 गुणा 100% बराबर 100/3%, यानी कि 33 और 1/3%। इसलिए कुल कंचों में हरे कंचे 33 और 1/3% है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में व्यक्त करें। 113.6% बराबर 113.6 गुना 1/100 बराबर 1.136। यहाँ प्रतिशत को दशमलव में व्यक्त करने के लिए हम दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाईं ओर सरकाते हैं। जैसे 113.6% में दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाईं ओर सरकाने पर हमें 113.6% का दशमलव रूप प्राप्त होगा 1.136। इसी प्रकार 68.4% को दशमलव में व्यक्त करने के लिए हम दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाईं ओर सरकाते हैं। चूंकि दशमलव बिंदु के पहले कोई अंक नहीं है, इसलिए हम इसके पहले स्थान धारक 0 रखते हैं। इससे हमें 68.4% का दशमलव रूप प्राप्त होगा 0.684। अगला उदाहरण, शैली और पायल ने मिलकर एक किताब खरीदी। शैली ने किताब खरीदने के लिए 36 रुपए दिए, जो कि कुल किताब की कीमत का 40% है। तो पता कीजिए पायल ने किताब खरीदने के लिए कितने रुपए दिए। दिखने में यह उदाहरण बड़ा ही पेचीदा लगता है, लेकिन हम प्रतिशत की समझ का सही प्रयोग करें तो हमें जवाब आसानी से प्राप्त होता है। तो आइए इस सवाल का हल ज्ञात करें। सबसे पहले आप इस कथन पर ध्यान दें। शैली ने किताब खरीदने के लिए 36 रुपए दिए, जो कि कुल किताब की कीमत का 40% है। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। आइए इसे कुछ सवालों से समझें। क्या यहाँ शैली ने किताब की पूरी कीमत दी है? नहीं। उसने पूरी कीमत का कितना भाग दिया है? 40%। क्या हम कह सकते हैं कि शैली द्वारा दी गई कीमत बराबर कुल कीमत का 40% है? हाँ, हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन शैली ने तो 36 रुपए दिए हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? सोचिए सोचिए। सही सोचा। 36 रुपए बराबर कुल कीमत का 40%। इसलिए 36 रुपए बराबर 40/100 गुना कुल कीमत बराबर 2/5 गुना कुल कीमत, यानी कि 36 रुपए बराबर 2/5 गुना कुल कीमत। अगर हम दोनों बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को 2/5 के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 5/2 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 36 गुना 5/2 बराबर 2/5 गुना 5/2 गुना कुल कीमत, यानी कि 36 गुना 5/2 बराबर कुल कीमत। इसलिए कुल कीमत बराबर 36 गुना 5/2 या 18 गुना 5 बराबर 90 रुपए। क्या यह दिए सवाल का जवाब है? नहीं, हमें पता करना है पायल ने कितने रुपए दिए। इसे हम निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पायल द्वारा दिए गए रुपए बराबर किताब की कुल कीमत ऋण शैली द्वारा दिए गए रुपए बराबर 90 ऋण 36 बराबर 54। इसलिए पायल ने 54 रुपए दिए हैं। आज हमने देखे प्रतिशतता, भिन्न और दशमलव से संबंधित उदाहरण। आज हम देखेंगे प्रतिशतता, भिन्न और दशमलव से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित कथन का क्या अर्थ है? जंगल में 20% नीम के पेड़ हैं। कई बार बच्चों को प्रतिशत से संबंधित कथन समझने में कठिनाई होती है। जब वे ऐसे कथन पढ़ते हैं तो इन्हें गलत प्रकार से समझते हैं। जैसे यहाँ कुछ बच्चे प्रतिशत चिन्ह को नजरअंदाज कर देते हैं और समझते हैं कि जंगल में 20 पेड़ हैं। यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। कुछ बच्चे यह तो जानते हैं कि प्रतिशत चिन्ह 100 के संदर्भ में प्रयोग होता है, लेकिन उन्हें उलझन होती है कि प्रतिशत का अर्थ 100 है या 1/100।
यह उलझन प्रतिशत की अवधारणा को सही प्रकार से न समझने के कारण आती है। कुछ बच्चे प्रतिशत चिन्ह बराबर 100 मानते हैं और 20% का अर्थ 20 गुना 100 यानी कि 2000 प्राप्त करते हैं। यह भी एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। चूँकि प्रतिशत का अर्थ है 1/100, इसलिए 20% बराबर 20 गुना 1/100 बराबर 20/100, यानी कि जंगल में कुल पेड़ों की संख्या का 20/100 भाग नीम के पेड़ हैं, यानी कि प्रत्येक 100 पेड़ों में 20 नीम के पेड़ हैं। इस समझ के साथ सही जवाब दिया जाता है ऑप्शन 4। कई बार बच्चे 20% का भिन्न में परिवर्तन 20/100 तो पता कर लेते हैं, लेकिन इसके सही अर्थ को नहीं समझ पाते। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि जंगल में कुल 100 पेड़ हैं और इनमें से 20 नीम के पेड़ हैं, लेकिन यह समझ सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 गलत जवाब है। पेड़ों की संख्या 100 से ज्यादा या कम हो सकती है, जैसे नीम के पेड़ 1000 में 200 या 50 में से 10 भी हो सकते हैं। दोनों स्थितियों में हम कहेंगे जंगल में 20% नीम के पेड़ हैं, क्योंकि 200/1000 बराबर 10/50 बराबर 20/100 बराबर 20%। मिथ्या धारणा 2, दिए गए चित्र में छायांकित भाग कितना प्रतिशत है? यहाँ कुल 12 वृत्त है, जिनमें से 2 वृत्त छायांकित किए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि छायांकित भाग 2/12 है। इस भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम 2/12 को 100% से गुना करते हैं। 2/12 गुना 100% बराबर 1/6 गुना 100% बराबर 100/6% बराबर 16 और 4/6%, यानी कि 16 और 2/3%। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। कई बार बच्चे प्रतिशत ज्ञात करने के लिए छायांकित भाग को अंश और छायांकित न किए गए भाग को हर मानते हैं। इस प्रकार वे छायांकित भाग के लिए गलत भिन्न लिखते हैं 2/10, फिर प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए इसे 100% से गुणा करते हैं, जिससे इन्हें परिणाम प्राप्त होता है 20%, जो कि गलत परिणाम है। इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। आज हमने देखी प्रतिशतता, भिन्न और दशमलव से संबंधित मिथ्या धारणाएं। राजू, जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल।
रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इनमें से एक चतुर्भुज, जिसे हम समलंब के नाम से जानते हैं, के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। कृतिका की बड़ी बहन ने कृतिका को इस मेज के लिए एक मेज पोश बनाने के लिए कहा है। कृतिका नहीं जानती कि उसे इस कार्य के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, परंतु कुछ समय के बाद वह इसका पता लगा लेती है। आइए देखते हैं कृतिका ने क्या किया। सबसे पहले कृतिका ने देखा कि मेज किस आकार की है। क्या आप बता सकते हैं? शाबाश, यह एक समलंब है। वह जानती है कि आवश्यक कपड़े की माप ज्ञात करने के लिए उसे मेज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, जिसके लिए कृतिका मेज के चारों कोनों को A, B, C और D से कुछ इस तरह नामांकित कर देती है। अब कृतिका समांतर भुजाओं के युग्म में छोटी भुजा से बड़ी भुजा पर इस तरह लंब खींचती है और सभी मापों को चिन्हित कर देती है। वह देखती है कि लंब खींचने पर उसे एक आयत EFCD और 2 समकोण त्रिभुज DEA व CFB मिलते हैं। आयत और त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालना कृतिका को भली भांति आता है, जिन्हें जोड़कर वह मेज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेती है और उतना ही कपड़ा मेजपोश बनाने के लिए बाजार से ले आती है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि क्या हर बार किसी समलंब आकार की वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसी क्रियाकलाप को दोहराना होगा? बिल्कुल नहीं। आइए कृतिका के इस क्रियाकलाप की सहायता से किसी समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र का पता लगाते हैं। इसके लिए कृतिका द्वारा की गणना को एक बार फिर से देखते हैं। अब हम इस गणना को इस प्रकार लिख लेते हैं। चित्र से हम देख सकते हैं कि DE व CF आयत EFCD की सम्मुख भुजाएं हैं, जिनकी माप बराबर होती है। इसलिए हम CF को DE लिख लेते हैं। चूंकि DE उभयनिष्ठ है, इसलिए इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब समीकरण को आगे हल करने के लिए समीकरण के इस भाग को हम 2 से गुणा व भाग करते हैं, जिसकी मदद से इस समीकरण को इस तरह भी लिखा जा सकता है। और फिर इस समीकरण को आगे हल कर सकते हैं, जिससे हमें यह परिणाम मिलता है, जिसमें DE इस समलंब की ऊंचाई तथा AB
व CD समांतर भुजाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समलंब का क्षेत्रफल उसकी ऊंचाई तथा समांतर भुजाओं के योगफल के गुणनफल का आधा होता है। इस तरह आज इस वीडियो में हमने किसी समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम समलंब के क्षेत्रफल पर आधारित उदाहरण देखेंगे। यह है अमित। वह एक गमले का चित्र बनाना चाहता है जिसमें समांतर भुजाएं अनुपात 3:1 में हों। यदि चित्र का क्षेत्रफल और ऊंचाई क्रमशः 108 वर्ग सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो क्या आप गमले की समांतर भुजाओं का मान बता सकते हैं? तो आइए गमले का चित्र कुछ इस प्रकार बनाएं। हमें समलंब यानी गमले की समांतर भुजाएं पता करनी हैं। समांतर भुजाएं 3:1 के अनुपात में हैं। मान लीजिए कि x भुजा AB और CD के मान का महत्तम समापवर्तक है, तो हम कह सकते हैं कि AB व CD की माप क्रमशः x व 3x है। गमले का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। क्या आपको समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र याद है? शाबाश! समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समलंब की ऊंचाई गुणा समलंब की समांतर भुजाओं के माप का योगफल होता है। हमें पता है कि समांतर भुजाओं के माप क्रमशः x तथा 3x हैं, इसलिए इनका योगफल 4x होगा। दिए हुए मानों को समलंब के क्षेत्रफल के सूत्र में प्रतिस्थापित कर आगे हल करने पर x का मान 6 मिलता है। अब क्या आप समांतर भुजाओं का मान बता सकते हैं? बिल्कुल सही। x का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें AB का मान 6 सेंटीमीटर और CD का मान 18 सेंटीमीटर मिलता है। यही हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था। आज हमने उदाहरण की मदद से समलंब की समांतर भुजाओं का मान पता करना सीखा, जब समलंब का क्षेत्रफल, ऊंचाई और समांतर भुजाओं का अनुपात ज्ञात हो। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समलंब के क्षेत्रफल पर आधारित एक उदाहरण देखा। आज हम समलंब के क्षेत्रफल से जुड़ी मिथ्या धारणा देखेंगे। अध्यापिका सोहन, सोनाली और राघव से पूछती हैं कि यदि दिखाई हुई आकृति एक समलंब है, तो क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि किसका जवाब सही है और क्यों? आइए देखें सोहन ने कैसे यह प्रश्न हल किया। सोहन ने समलंब के क्षेत्रफल के सूत्र में ऊंचाई के स्थान पर तिरछी ऊंचाई ले ली, जो गलत है। दिखाए हुए समलंब में तिरछी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। AB व CD समांतर भुजाएं हैं, जिनका योगफल 36 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग समलंब के क्षेत्रफल में प्रतिस्थापित करते हुए इस तरह सोहन को समलंब का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर मिलता है, जो कि गलत उत्तर है।
आइए अब सोनाली के तरीके को समझें। सोनाली को समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र मालूम था और उसने यही सूत्र समलंब के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया और कुछ इस प्रकार गणना की। इस तरह सोनाली को समलंब का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर मिला, जो कि गलत उत्तर है। चलिए अब राघव का तरीका देखें। राघव ने समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया, फिर जरूरी मानों जैसे कि ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग का मान ज्ञात किया और समलंब के क्षेत्रफल में प्रतिस्थापित करते हुए क्षेत्रफल 162 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त करता है, जो कि सही उत्तर है। तो इस तरह आज हमने देखा कि किसी समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय अक्सर क्या मिथ्या धारणाएं हो सकती हैं। अध्यापक भी कक्षा में इसी प्रकार विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण कर सकते हैं। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।